नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में अपने आखिरी पड़ाव इटली में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारत इटली के संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाने के साथ ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की साझेदारी को इस साझेदारी का इंजन बताया है। मैरीटाइम, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मोबिलिटी, रक्षा सुरक्षा पर दोनों देशों ने सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही कई बड़े अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर बात करेंगे। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। आतंकवाद के मसले पर, टेरर फाइनेंसिंग पर साझा पहल के साफ संदेश वहां पर दिए गए हैं। जिम्मेदार लोकतंत्रों का काम ये कहा गया कि सिर्फ आतंकवाद की निंदा नहीं बल्कि आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ एकजुट भी होना है। तो दोनों देशों के संबंधों को इस यात्रा से काफी मजबूती मिली है। अगले कार्यक्रम के दौरान हम ये संबंध किस तरह से मजबूत हो रहे हैं और आज प्रधानमंत्री इटली में हैं, क्या कुछ अभी तक वहां पर कार्यक्रम हुए हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और अभी तक इन संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई है, इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली में हैं और आज उनकी इटली यात्रा का दूसरा दिन है। आज इटली के रोम स्थित ऐतिहासिक विल्वादोरिया पाम्फिली परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलिट्री ऑनर के साथ भव्य और आधिकारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के दौरे पर प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी की यात्रा से भारत और इटली के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी को बढ़ावा मिला है। इस यात्रा से भारत इटली साझेदारी को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई। कई समझौतों पर हस्ताक्षर और सहमति बनी। बिल्कुल। और आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इटली की मित्रता को सम्मान और आपसी हितों पर आधारित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 3.5 वर्षों में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का अवसर उनको मिला है और ये भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबंधों को विशेष रणनीतिक स्तर पर ले जाने की घोषणा की। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इटली दुनिया में डिजाइन के लिए जाना जाता है और भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और अफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस के तौर पर है। पीएम मोदी ने कहा कि हम डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड के सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत और इटली आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर चुनौती मानते हैं। पीएम ने कहा कि आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ भारत इटली की साझा पहल ने
पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज इटली भारत संबंधों के ऐतिहासिक रूप से मजबूत होने की सराहना की और कहा कि दोनों देश पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी अब अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आ रही है, जिसे पिछले 1 साल में 3 इटली भारत व्यापार मंचों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 7 से ज्यादा मुलाकातों से हासिल किया गया है। Questo vuoto, ma insieme decidiamo di rilanciare. We have decided to revitalize our relations. This visit is the apex of a path that we have built together with determination to strengthen the ties between ourselves. We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been. Our relations are now capable of expressing their fullest potential. It is also due to the over 7 meetings that I have had with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. तो पहले से काफी मजबूत हैं इटली और भारत के संबंध, और प्रधानमंत्री की जो आज की यात्रा है ये इन संबंधों को और मजबूत कर रही है। क्या कुछ और आगे किस तरह से ये देश बढ़ रहे हैं दोनों देश, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मंजू सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। उसके अलावा प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। सबसे पहले एम्बेसडर मंजू सेठ, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आउटकम आया है इस विजिट का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भारत और इटली के संबंध हैं उनको उच्चीकृत करके अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या हम कहें विशेष रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? ऑलरेडी हमारी संबंध काफी अच्छे थे और काफी कोलैबोरेशन चल रही थी, और इसको क्योंकि एक इम्पेटस देने के लिए इसका एक और स्पेशल उसको जो टाइज हैं उनको एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है, ताकि फिर फुल फोकस के साथ दोनों देश इन जो आउटलाइन किया है पार्टनरशिप में और जो जॉइंट स्टेटमेंट में जो मुद्दे आउटलाइन किए गए हैं उन पे बहुत फोकस्ड एक्शन हो और हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं और मजबूत बने। उसके ऊपर दोनों देश एक्शन लेंगे, अपना सॉर्ट ऑफ रीअफर्म कर रहे हैं अपना कमिटमेंट इससे कि जो साझेदारी है हमारी ये और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएगी, और आगे चल के हर एक एरिया में अगर आप देखेंगे हाईटेक में और रिन्यूएबल एनर्जीज में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, हर एक एरिया में ग्रीन एनर्जी, AI, हर एक चीज में बात की गई है जो इम्पोर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए और जिसमें स्ट्रेंथ्स हैं दोनों साइड्स के लिए। उनको हाईलाइट किया गया है कि ये एरियाज हैं जो दोनों के इंटरेस्ट में हैं और हमारे इंटरेस्ट में है वो भी बताया गया है और उनके इंटरेस्ट में है वो भी दर्शाया गया, और दोनों मैच करते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों देशों में की स्ट्रेंथ्स में, और दोनों देशों के जो उद्देश्य हैं जो आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए,
और ये जो माहौल इस वक्त है, जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल माहौल जो बना हुआ है, उसमें बहुत जरूरी है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज और जैसे भारत और इटली और डेमोक्रेसीज जो हैं वो सब आपस में मिल के काम करें हर एक एरिया में, ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल भी हो और वर्ल्ड के लिए भी अच्छा। जी, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब दो देश अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाते हैं तो किस तरह से वो जो अभी तक की जो साझेदारियां थी, वो चाहे रक्षा सुरक्षा में रही हो, मोबिलिटी में रही हो, लॉजिस्टिक्स में रही हो, मैरीटाइम में रही हो, ये सब पार्टनरशिप किस तरह से ज्यादा सहयोगात्मक हो जाती हैं और इस स्तर पर ले जाने का सही कूटनीतिक अर्थ क्या होता है, कैसे इसको समझा जाए? थैंक यू। आई थिंक मुझे लगता है इट्स क्वाइट रिमार्केबल जिस तरीके से हमारा संबंध भारत का इटली के साथ पिछले कुछ सालों में जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपको याद होगा कि 2012 से लेके 2021 तक भारत के जो संबंध थे इटली के साथ उसमें बहुत दिक्कतें थी, और 2012 में जब दो मैरीन्स को यहाँ जो उन्होंने दो हमारे मछुआरों को मारा गया था केरला के तट पे, उसके बाद उनको यहाँ पे बंदी बनाया गया था, और उसके चलते हमारी जो कूटनीतिक संबंध थे इटली के साथ उसमें काफी गिरावट आई थी। और उसके चलते ये भी हुआ था कि जो भारत और इटली के जो संबंध थे उनको जो उसके अंदर जो कटुता थी उसका इम्पैक्ट हमारा भारत के यूरोपीय संघ के संबंधों में भी पड़ रहा था, क्योंकि फेडरिका मोगेरिनी जो यहाँ पहले विदेश मंत्री थी, बाद में वो यूरोपीय संघ की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी बनी थी वहां पे। उसके बाद से जैसे 2021 में जब ये मामला निपटाया गया, और जैसे ही वहां पे जॉर्जिया मेलोनी खास तौर से आई हैं, और 2023 में इनफैक्ट 21 तक इतनी दिक्कतें थी, उसके बाद 2023 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इटली के साथ उसको एस्टेब्लिश किया, और 2023 के बाद से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से जो संबंधों में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आया है, आप देख रहे हैं कि अभी 23 के बाद 26 में 3 साल के बाद ही उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जो कि दिक्कतें थी उसके अंदर बहुत सारी, उसको हमने बल्कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी बदल दिया है। और इटली आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, और हमारी तरफ से बल्कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में काफी देर तक इटली को हमने इग्नोर किया था, क्योंकि पूरा फोकस हमारा काफी रहा था जर्मनी, फ्रांस और यूके के ऊपर, और इटली जो कि वहां की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड बिगेस्ट जो इसका स्थान है यूरोपीय संघ के अंदर जर्मनी के बाद। और वहां पे इतना बड़ा जो मीडियम इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री का जिस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग और जिस तरीके की प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, प्रिसीजन का, फैशन के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें उनकी महारत है। और दूसरी बात यह भी है कि इटली पिछले कुछ सालों में ऐसा कंट्री उभरा है भारत के लिए, सबसे ज्यादा जो भारत के लोग जाके बसे हैं वो इटली में बसे हैं। अब लगभग 2 लाख के करीब भारतीय अभी वहां पे हैं, और अगर आप वहां पूरा डेयरी इंडस्ट्री अगर आप देखते हैं इटली का, वो पूरा जो है भारतीय जो वहां के यहाँ के जो किसान है, खासतौर से पंजाब हरियाणा के किसान जो है वहां जब गए हैं, और उन्होंने जाके पूरी वहां की डेयरी इंडस्ट्री को संभाल लिया है, और बहुत बड़ा योगदान वहां पे, क्योंकि वहां गांवों से लोग शहर आ रहे हैं, वहां काम करने वाले लोग नहीं थे, भारत के लोगों ने वहां जाके उसको पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान पैदा किया। और उसके बाद अभी देखते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे उनके रक्षा मंत्री भी भारत में आए थे जी। और सिर्फ यही नहीं कि हमने आर्थिक तौर से उनके साथ ऑफ कोर्स उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफेंस के बारे में अलग से रोड मैप ऑलरेडी कुछ दिन पहले हमने उनके साथ बनाया था। तो इस तरीके से जो मुझे लगता है कि हम एक तरीके से निग्लेक्ट रहा था। इनफैक्ट जैसे प्रधानमंत्री मेलोनी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि जो भारतीय किसी प्रधानमंत्री की जो यात्रा है इटली में, भले ही उनकी 6-7 बार मेलोनी से भी बात हुई है, लेकिन वो अलग जो है प्लेटफॉर्म थे वहां पे हुई थी उनकी,
लेकिन भारत के कोई विदेश मंत्री कोई द्विपक्षीय वहां पे संबंध बनाने के लिए द्विपक्षीय जो यात्रा है वो मुझे लगता है 25-26 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां पे हुई है। तो एक एकदम बड़ा उल्लेखनीय बदलाव मुझे लगता है नजर आ रहा है जो भारत के संबंध है इटली के साथ। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो यूरोप की है, इतनी इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था है, और भाई कई ऐसे सेक्टर हैं जो एम्बेसडर साहब ने बताया और आपने भी बताया, वो उन सब सेक्टर्स के अंदर बहुत हमारी उनके साथ भागीदारी हो सकती है। और इनफैक्ट अभी तो हम डिफेंस के अंदर को प्रोडक्शन और उसकी भी बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात इसके अंदर की जो अपने वक्तव्य में कि अब जो है वो तीसरे देशों में जो खास तौर से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसके अंदर जो जैसे जिसको हम ट्रायंगुलर कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स कहते हैं, इनफैक्ट पहले हमने इस टाइप के प्रोजेक्ट यूके के साथ, जर्मनी के साथ किए हैं, खासतौर से अफ्रीका में और कुछ लैटिन अमेरिका में भी। और वो ऐसे ही प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए इटली के साथ, और इटली को साथ जाके अफ्रीका में देशों में वहां पे उसके प्रोजेक्ट हम एक साथ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज एक और जो मुझे लगता है उभर के भारत और इटली के संबंधों में आ रही है, जिसको दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा है, वो है कनेक्टिविटी की। जैसे हम जानते हैं कि जो भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आईमेक की बात है, और जब 2023 में G20 के साइडलाइन पे जब उसको यहाँ पे अनाउंस किया गया था तो इटली भी उसका पार्टनर था। और उसके बाद हालांकि शुरू में हम मान के चल रहे थे कि जो भारत से जो वो कनेक्टिविटी है वो इजराइल के बाद, उसके बाद वो ग्रीस में जाएगी, उसके बाद फ्रांस ने भी उसके अंदर काफी रुचि दिखाई, और जो अपने मर्से की पोर्ट है उसको वहां पे उसको एंड बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से इटली उसको अंदर जो अपने जो त्रिस्ती पोर्ट है उसको वहां पे जोड़ के आईमेक के साथ एक अच्छा साझेदार कनेक्टिविटी में भी भारत का बनना चाहता है। जी ठीक है। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे वहां से जो आउटकम आ रहे हैं इस यात्रा के बाद, जो वहां पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है, उसमें एक काफी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है डिफेंस का, और इसमें इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप में को लेकर के आगे बढ़ने की वहां पर बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी है, सहयोग है, साथ ही साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ाने की बात की गई है, और उसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें जॉइंट डेवलपमेंट की बात की गई है, और इंडिजीनियस कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है, डिफेंस सेक्टर में इसको बढ़ाने की बात की गई है। तो ये इटली और भारत के बीच में जो रक्षा संबंध हैं वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत एरिया है, लेकिन इसको सिर्फ अगर डिफेंस को हम सिर्फ इक्विपमेंट और उसके तहत देखें तो आई थिंक उसका जो फ्यूचर अभी थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि साथ में हम देख रहे हैं जो हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो साथ में while manufacturing हार्डवेयर वगैरह को प्रोडक्शन होना चाहिए, बट आई थिंक जो साइबर वॉरफेयर है और ड्रोन वॉरफेयर है, इन सब एरियाज में भी मुझे लगता है कि साथ में साझेदारी होगी, पार्टनरशिप्स होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड इनोवेटिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, एक ये चीज जो है इन्होंने उसके ऊपर भी बात की है। और क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इटली में बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, एडवांस्ड है, पावरफुल नहीं तो एडवांस्ड है, they बहुत अच्छा कर रहे हैं वो काम। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना विद इन इंडिया अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ाएं, और साथ में जो हमारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं डिफेंस सेक्टर में, उनके एक आपने जैसे कहा भी पहले कि मीडियम मिड लेवल SMEs और बहुत ज्यादा वहाँ पे एक्टिव हैं हर सेक्टर में, इंक्लूडिंग इन द डिफेंस सेक्टर। हमारे यहाँ भी काफी छोटी कंपनीज, मिड साइज कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं जो डिफेंस सेक्टर के में एक्टिव हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों देशों की मिड साइज कंपनीज को डेवलप करने के लिए, नॉट ओनली द हार्डवेयर और द ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर जो है, बट ऑल्सो जो नए इमर्जिंग वॉरफेयर में जो चीजें आएंगी, जो किस टाइप का उनका रोल होगा, ऑफ ड्रोन्स, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ऑल ये सब चीजें मिलके आई थिंक एक कंबाइंड अगर साझेदारी की तरफ जा रहे हैं दोनों, आई थिंक, एंड
विन विन सिचुएशन होगा दोनों की। प्रोफेसर गुलशन, रक्षा सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संयुक्त तमाम अभ्यास दोनों ही देश करते रहे हैं। साथ ही साथ को डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किस तरह से भारत हम डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड की बात की है। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है। एक बड़े निर्यातक के तौर पर भारत आज की तारीख में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसमें रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो साझेदारी है, जो अब सीधे सीधे प्रतिबद्धता 20 बिलियन यूरो की रखी गई है 2029 तक, रक्षा सुरक्षा का जो क्षेत्र है वो नए रोजगार, नई अपॉर्चुनिटीज और नई साझेदारी किस तरह से भारत को निर्यातक के तौर पर भी और मजबूत करने जा रहा है? इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि अभी आप जितने वक्तव्य देखेंगे भारत और यूरोप के बीच में, वो चाहे वो हमारी जो इंडिया ईयू समिट हुई थी जनवरी में, उसमें जो रोड मैप बना था पूरे यूरोप के साथ, उसमें सबसे पहला स्तंभ वो रक्षा और सुरक्षा के बारे में था। बाद में बल्कि सेकंड उसके अंदर बात की गई थी ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स की। उसके बाद प्रधानमंत्री भी हमने देखा, जैसे ही वो नीदरलैंड में थे, स्वीडन में थे, इवन नॉर्डिक समिट में भी, और ऑफ कोर्स फ्रांस के साथ तो हमारे पुराने रक्षा के संबंध हैं, और यूके के साथ जर्मनी से भी हम संबंध हैं। तो एक ऐसा मुझे लगता है कि यूरोप के साथ ओवरऑल जो हमारा संबंध बन रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सब देशों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूरोपियन इंटीग्रेशन का जो मामला है उसमें सारी इंडस्ट्री सिर्फ एक, चाहे वो बनती चीज एक जगह में फाइनल हो, लेकिन उसका जो पूरा वैल्यू चेन है वो पूरे यूरोप के अंदर दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये ऐसा मुझे लगता है क्षेत्र है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरा रक्षा सुरक्षा यूरोप का और खास तौर से जो वहां पे अपना डिफेंस के ऊपर और ज्यादा खर्च करने वाले हैं अभी, और क्योंकि जो पहले जो नेटो के मेंबर सिर्फ 2% तक खर्च करते थे, अब वो 2035 तक 5% तक अपना जो है जीडीपी का खर्च करेंगे। और पूरे अगर आप यूरोप का जो डिफेंस का जो व्हाइट पेपर उन्होंने अभी पिछले साल निकाला था, उसमें यह था कि $1 ट्रिलियन तक जो है नई इन्वेस्टमेंट जो है यूरोप के डिफेंस सेक्टर में आएगी। तो उसमें जैसे हम यूरोप से पहले कुछ चीजें तो खरीदते रहे हैं, चाहे हमने रफाल खरीदा हो फ्रांस से, या हम जो है सबमरीन खरीदने की उसमें बातचीत चल रही है जर्मनी से जी। लेकिन जो पूरा जो डिफेंस इंडस्ट्री पूरे यूरोप का जो अभी डेवलप हो रहा है, और जैसा आपने बताया कि भारत का अपना एक एम्बिशन है, हमारी अपना मेक इन इंडिया जो डिफेंस हमारा जो हम अपना उसको और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे एक्सपोर्ट्स भी उसके अंदर से निर्यात पहले से बढ़े हैं, खास तौर से हमने जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हैं अभी वियतनाम को, उससे पहले फिलीपाइंस को, और भी कई आर्मीनिया को, इन सब देशों को जो हमने सब वहां पे, और यूरोप के देशों को भी हमने इनफैक्ट एक्सपोर्ट किया है कई ऐसे चीजों को, मिसाइल्स को नहीं लेकिन कुछ और जो चीज शेल्स वगैरह को। तो एक तरीके से अब ये है कि जो एम्बिशन मुझे लगता है यूरोप की भी और हमारी ये है, जो पूरा जो डिफेंस इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन यूरोप के अंदर हो रहा है, उसको हमारा जो अपना चेंजेस जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में हो रहा है, कैसे भारत उसके वैल्यू चेन का हिस्सा बने। लेकिन इसमें डिफेंस में सबसे बड़ी चीज ये होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर से जब तक आप बिल्कुल करीब नहीं होते हैं, तो डिफेंस इंडस्ट्री में अगर आप खास तौर से कोई चीज अगर खरीदना चाहते हैं, बिग टिकट थिंग, जैसे हमने रफाल खरीद लिया फ्रांस से या कुछ और, वो अलग चीज है। लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री का जब हम हिस्सा बनना चाहते हैं कहीं पे, तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक जो है एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट का एक मोटे तौर से होना बहुत जरूरी है। वो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में वो उस तरीके की समझ भारत और यूरोप के देशों में बनी है, और इटली खास तौर से एक बहुत बड़ा मैरीटाइम पावर भी है, और उसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी का पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर जो बातचीत है उसके बारे में जो समझ बन रही है। और ठीक है सर, इंडो पैसिफिक को लेकर भी वहां पर बातचीत हुई है, और अभी इस बारे में हम बातचीत करेंगे। एक और महत्वपूर्ण वहां पर MOU हुआ है दोनों देशों के बीच में, वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, उसमें कॉपरेशन के लिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है, ब्रेक के उस पार हम अपनी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। मास्टर जी,
नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली में है। अब से थोड़ी देर पहले दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच, इटली के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के साथ सहयोग को लंबी दूरी तक ले जाने के साथ साथ तकरीबन 20 बिलियन यूरो का 2029 तक का एक टारगेट भी रखा है जिसे पूरा करेंगे। और कई ऐसे बड़े समझौते हुए, उन्हीं समझौतों पर विस्तार से बात कर रहे हैं। 2 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन, आप ही के पास आना चाहेंगे। एक बड़ा समझौता हुआ है जो कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हुआ है, तो किस तरह से भारत और इटली के बीच में ये क्षेत्र बड़ा ही अगर हम कहें कि इस समय तो तमाम देशों के बीच में एक ऐसा मसला है क्रिटिकल मिनरल्स का कि जिसे लेके नए सप्लाई चेन्स को, नए साझेदारी की तलाश तमाम देश कर रहे हैं। उसमें भारत और इटली इस समझौते के साथ किस तरह से तकनीक के स्तर पर, नई सप्लाई चेन के स्तर पर आगे बढ़ने जा रहे हैं? जी, ये इनफैक्ट आपने सही कहा। क्रिटिकल मिनरल्स बिल्कुल ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरी दुनिया चिंतित है। उसकी चिंता का कारण ये है क्योंकि अभी जो उसका पूरा केंद्र बिंदु क्रिटिकल मिनरल्स का है, पूरे प्रोसेसिंग का, वो चीन बना हुआ है। 90% क्रिटिकल मिनरल जो है वहीं प्रोसेस होते हैं। और जितनी चीजें आप बना रहे हैं, चाहे वो सारे रिन्यूएबल्स की है, ग्रीन एनर्जी की है, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की है, वो सब चीज, उसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग किस्म के बहुत जरूरी हैं। तो क्योंकि यूरोप भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है ऑल टुगेदर, और उनके अपने एम्बिशंस हैं इन सब सेक्टर्स के अंदर, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं चीन के ऊपर। और वही बात भारत की भी है, क्योंकि हम भी कई चीजों में, जो भी चीज हम बनाना चाहते हैं उसमें आपको मिनरल्स वहीं से लेने पड़ते हैं। लेकिन भारत के अंदर भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है वो अभी होनी बाकी है। उसके जो तकनीक है, उसको जो पूरा ढांचा है उसका, वो उसको अभी बनाने में हम पूरा अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से यूरोप भी कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का ऐसा एरिया है जिसमें भारत की और जो यूरोप के देश हैं, और अभी इसमें इटली की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है केंद्र है यूरोप के अंदर। जी, तो वो कैसे दोनों मिलकर जो है कुछ ऐसे बनाए, वो भारत के अंदर बनाए, और वहां की, हम जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी तकनीक, आपका कुछ फाइनेंस और हमारा स्केल और ये सारी चीजें जो हैं मिलके जो हैं, तो क्रिटिकल मिनरल हम सिर्फ आपस में एक दूसरे के लिए भी नहीं बना सकते, बल्कि पूरी दुनिया को एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। प्रोफेसर गुलशन, क्या ये समझौता भारत को यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है उसको भारत में रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग में मदद करने जा रहा है आने वाले समय में? क्योंकि सारा मसला तो टेक्नोलॉजी को ही लेकर है, उसकी शेयरिंग को लेकर है। इनफैक्ट क्योंकि इसका ये है कि इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं इस समझौते को। ये समझौता है एक पूरी जो कड़ी है जैसे, क्योंकि एक हमने अगर यूरोप के साथ, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस जो है वो कंप्लीट किए हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, वो भी नेगोशिएशन काफी आगे बढ़ चुके हैं। तीसरी बात जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है भारत और यूरोप के अंदर है। तो उसमें यह है कि कुछ चीजें जो है जिसमें यूरोपीय संघ के जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो ईयू के पास हैं, उसमें हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको जो एग्रीमेंट है वो बायलैटरल करने पड़ते हैं, तो वो हम ऐसे अलग कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। इवन जैसे मोबिलिटी का है, वो कॉम्पिटेंसी कंट्री के साथ है, तो हमने एग्रीमेंट जो है उसका
इटली के साथ किया, और उसी का परिणाम देख रहे हैं कि काफी मोबिलिटी भारत से इटली में हुई है और उसको फैसिलिटेट किया गया है। तो ये जो भारत की जो मैं वही कह रहा हूं कि जो आने वाले सालों में जो हमारी एम्बिशन है एक विकसित भारत बनने की और एक इंडस्ट्री का और डिफेंस इंडस्ट्री का हब बनाने की, उसके लिए भारत को लगता है कि जो यूरोप के देश हैं और खास तरह से जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं वहाँ के, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो और ये इटली है, ये अर्थव्यवस्थाएं अगर हमारे साथ मिल जाती हैं, वहाँ का जो व्यापार है, निवेश है, वहाँ की तकनीक है, वो यहाँ पे आ जाती है। और उसके बाद जो हमारे अपने प्लस पॉइंट्स हैं, चाहे वो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स हो, चाहे जो हमारी बड़ी मार्केट हो, या फिर हमारे दूसरे जो देशों के साथ अपने संबंध हैं, कैसे इन सब चीजों को, वैल्यू चेन को नए तरीके से बनाया जाए। और दोनों, क्योंकि जो चीन जो पहले यूरोप के देश काफी समय तक देख रहे थे, वो चीन को एक बहुत बड़ी मार्केट देखते थे, उसी को एक मार्केट में, उसी के साथ वो जुड़ गए थे। लेकिन इसी सवाल को हम आगे ले जाना चाहेंगे। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ये क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो जिस तरह का रवैया चीन का रहा है, उसके बाद हमने देखा है कि भारत और पश्चिम के कई देशों की बैठक भी इसको लेकर के हुई है। अमेरिका में हमने देखा कि वहां पर विदेश मंत्रियों की और दूसरे जो भारत के मंत्री वहां पर गए थे, उनकी बैठक हुई क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। ऐसे में इटली के साथ ये समझौता, जिसमें खासकर मिनरल वैल्यू चेन को बहुत ज्यादा यहाँ पर अहमियत दी गई है, ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, क्लीन एनर्जी सोलर पैनल्स हो गए, कंप्यूटिंग, एवरी पॉसिबल थिंग, यू नो, जो हमारा फॉर द फ्यूचर जो है वर्ल्ड का, जो इंडिया का फ्यूचर है, उसमें हर एक जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उभरती टेक्नोलॉजीज जो है, उनमें सब क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत एक अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम दोनों कंट्रीज, भारत और इटली का, जो अगर इसमें साझेदारी होती है तो शायद थोड़ा डाइवर्सिफाई हो पाए और डिपेंडेंसी फ्रॉम चाइना शिफ्ट हो जाए। और उसी की दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि जो डिपेंडेंसीज है वो कम हो, और एक ही, और हमने कोविड के दौरान से ही शुरू हो गया था, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात हुई थी, बट खास कुछ हुआ नहीं था। पर अब जो लड़ाइयाँ दोनों हुई हैं, चल रही हैं, दो कांस्टेंट जो वॉर्स हो रहे हैं, 3 एक्चुअली जो दुनिया में ये वॉर्स हो रही है, तीनों की वजह से बहुत एक फर्दर स्ट्रेस हुआ है पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी, और सप्लाई चेन सब अफेक्ट हो गए, एनर्जी सिक्योरिटी से लेके फर्टिलाइजर से, एंड ऑफ कोर्स ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बिकॉज चाइना ने इसको एक वेपन कर दिया, वेपनाइज द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए कि फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो, बहुत जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव्स के सॉल्यूशंस खोजे जाएं, और इसमें सभी देश कोशिश कर रहे हैं आपस में आपसी पार्टनरशिप्स बनाने में कि कैसे इसको लेवरेज किया जाए और कैसे इसको मुमकिन किया जाए। मंजू सेठ जी, दुनिया इस समय एक टेक्नोलॉजी की क्रांति के दौर से गुजर रही है, जिसमें आने वाला समय जो है, मतलब भविष्य में जब हम बात करेंगे तो हम ईवी व्हीकल्स की ही बात करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स की, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट की, इन सब में जब क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, ऐसे में इटली और भारत जब ये साझेदारी करते हैं, मसलन के तौर पर भारत में लिथियम है, ग्रेफाइट है, इनके लिए, बैटरीज के लिए इनकी जरूरत है। तो अगर भारत ये जो समझौता हुआ है, क्या यही कहता है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम ये इटली को दें, इटली हमारे साथ उन टेक्नोलॉजीज को शेयर करे, और आने वाले समय में दुनिया को एक सप्लाई चेन, भारत अपने यहाँ कुछ इस तरह के प्लांट्स को एस्टैब्लिश करके एक नई सप्लाई चेन विकसित कर सके, जिसमें भारत और इटली अहम होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम ये डाइवर्सिफाई हो और सप्लाई चेन जो सोर्सेज हैं फॉर क्रिटिकल मिनरल्स और बढ़ाया जाए। और हमने अभी देखा था नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भी, कि जब गए थे प्रधानमंत्री, वहां पे भी इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी, एंड वहां पे भी बहुत मिनरल्स हैं और उसको भी एक्सप्लॉइट करने की बात की गई थी जॉइंटली, और वहाँ और उसको रिफाइन करने की बात की गई। तो आई थिंक हमारा ये जो फ्यूचर जो है दुनिया का, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गई है और क्रांति चल रही है, उसमें ये बहुत जरूरी है कि, और ये सस्टेनेबल हो और क्लीन, इनकी जो माइनिंग हो वो क्लीन हो, और वो ये जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हो रही हैं, ये बिल्कुल यूरोप के देशों में है और इटली में भी है। तो साथ में, और ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत इनोवेशंस यहाँ भी हो रही है। तो दोनों चीजें साझेदारी करने से एक बहुत ही एक
म्यूचुअली बेनिफिशियल आगे चल के एक सप्लाई चेन, एक और सोर्स ऐड होगा सप्लाई चेन में फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दुनिया में चाहिए, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं चाहिए, एक दो कंट्रीज में नहीं, पूरे वर्ल्ड को चाहिए ये। और सभी कोशिश कर रहे हैं कि और एक सप्लाई चेन और में एक ऑल्टरनेटिव सोर्स आए, और आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप लिया दोनों कंट्रीज ने। प्रोफेसर गुलशन, ये क्रिटिकल मिनरल्स का भी ये जो कोऑपरेशन का जो समझौता हुआ है, ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड, ये उस दिशा में होगा। और किस तरह से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि जब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दोनों देश मिलकर भारत में लगाएंगे तो ये और बहुत सारे अवसर एक तरह से देश की जनता के लिए, युवाओं के लिए मुहैया कराएगा। चीन के खिलाफ भी एक तरह की जो मोर्चाबंदी है उसके हिस्से के तौर पर भी क्या इसको देखा जा सकता है? नहीं, वो एज सच कोई, देखिए वो तो सारे देश जो हैं वो चीन से उससे थोड़े, जैसे उनको लगता है कि जो वेपनाइजेशन किसी भी चीज का हो रहा है, चाहे वो चीन की तरफ से हो रहा है या जो टैरिफ का वेपनाइजेशन जो अमेरिका की तरफ से हो रहा है, तो उससे काफी चिंताएं यूरोप के देशों को भी बढ़ी हैं, भारत की भी बढ़ी हैं, और पूरी जो ग्लोबल साउथ है, पूरे सारे के सारे देश उस चिंता से ग्रस्त हैं। अब ये है कि ये आज अगर हम देखते हैं चीन एक उसका केंद्र बिंदु बन गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो वो रातों रात नहीं हुआ है। उसके लिए एक लंबा उन्होंने अपनी पॉलिसी थी, लंबी अपनी इंडस्ट्री जो है, जो भी उन्होंने अपनी डेवलप की है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम कह रहे हैं तो बड़ी जल्दी कोई 2-4 महीने में एकदम पूरा नया वैल्यू चेन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यह है कि उसके बारे में एक लंबी एक सोच है अब भारत और यूरोप की। और इनफैक्ट इंडो पैसिफिक के जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर हम यूएस के साथ भी उसके बारे में बात किया था। तो यह है कि कैसे सब देश जो उससे ग्रस्त हैं इस बात से, और वो चाहते हैं अल्टरनेटिव्स, क्योंकि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन अभी हो गई है, उसमें हर चीज को वेपनाइज किया जा रहा है हर कंट्री के द्वारा, जहां पे भी उनका कोशिश, जहां पे भी उनका किसी का मौका लग रहा है। तो कोई ऐसा नहीं कर पाए इस तरह की बात। उससे यह है कि अपनी एक, जब तक अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे आपके पास, तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव सब खोज रहे हैं, उसी में हमने इटली के साथ बात किया है, जैसे एम्बेसडर साहब बता रही थी, नॉर्डिक के देशों के साथ भी और दूसरे यूरोप के देशों के साथ भी। और ओवरऑल मैंने जैसे कहा, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के अंदर ये बातें ऑलरेडी उसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स में भी हैं। तो पूरे यूरोप के साथ भी कैसे इसको किया जाए, और ये सब चीज वैसे नहीं होगी सिर्फ कहने से। इसके साथ जैसे वो बाकी सारी चीजें जो इसको फैसिलिटेट करनी है, जैसे हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, बाकी सब चीजें हैं, क्योंकि जो भी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहेगा, और निश्चित तौर से वो चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है। वो प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट होगी जब आपका उनके साथ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स थे बहुत सारे कंट्रीज के साथ में, वो हमने उसको टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें थी। तो नया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो अभी यूरोप के साथ है, वो भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है सचदेवा जी, एक इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक और वहां पर काफी महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है, वो एमओयू हुआ है जो प्रवर्तन निदेशालय है भारत का, जिसको हम ईडी कहते हैं, और उसके समकक्ष वहां पर जो एजेंसी है इटली की, जिसको गार्डिया डी फिनांजा वहां पर कहा जाता है, दोनों के बीच में टैक्स क्राइम्स को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने को लेकर के, और उसके अलावा इकोनॉमिक और जो वित्तीय मामले हैं उसमें कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाए। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का अभी माहौल है उसमें इटली और भारत के बीच में इस तरह का समझौता, ये किस तरह से आप देखेंगे इसको? नहीं, इनफैक्ट इसके बारे में तो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बिल्कुल साफ तौर से कहा था कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ कोई बात करते हैं तो सिर्फ बात करने से बात खत्म नहीं होगी, उसके लिए हमको कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और उन ठोस कदमों में यह है कि जब तक हम इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करते हैं, जब तक हम जो है वहां के जो टेरर का जो एक उनका ग्लोबल जो एक पूरा नेटवर्क है, उस फाइनेंसिंग को तोड़ने के बारे में आपस में सहयोग नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक कंडेम करने से उस बात को उससे सिर्फ बात खत्म नहीं हो जाती है। तो ये बात उसी का प्रमाण है कि सिर्फ
जो भी भारत के अंदर जो कोई टेरर इंसिडेंट हुए उसका इटली ने और बाकी यूरोप के देशों ने उसका कंडेम तो जरूर किया है। उसके बाद लेकिन कैसे उसके बीच में वो सारी एक्टिविटीज को उन सब चीजों में एक्चुअल कोऑपरेशन किया जाए। इनफैक्ट जैसे अभी आतंकवाद के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें टैक्स क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं। ये जो टैक्स क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करें तो इसमें इटली जैसे देश के साथ भारत का समझौता होना और खासकर ईडी का समझौता जो इटली की समकक्ष एजेंसी है उसके साथ होना, इसको खासकर टैक्स क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें हम अगर देखें तो उसके दायरे में देखें तो उसमें यह कि इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यहां से भारत से कोई इकोनॉमिक क्राइम करने के बाद इटली में जाके वहां बस जाते हैं या वहां पे कोई किसी तरीके से चले जाते हैं तो उसको वहां से भी आप उसको वहां की जो एजेंसियां हैं उनके साथ तालमेल करके वहां से भी वो आपसे बच नहीं सकता है। इसी तरीके से अगर इटली में भी, क्योंकि वहां पे भी ऐसे क्राइम जरूर होते हैं, तो वहां के अगर वो यहाँ पे आके किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, चाहे वो डायरेक्टली करते हैं चाहे इनडायरेक्टली किसी जैसे मॉरिशस से या किसी और तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो उन सब चीजों को आप ट्रेस कर पाएंगे और एक दूसरे में सहयोग कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकारें हैं, वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं कि जो आपस की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं हमारी वो भी आपस में जुड़े, मजबूत हो, और उसके बाद अगर उसका कोई गलत फायदा उठाना चाहता है, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो दूसरे क्राइम करने वाले लोग हो, तो उनको कैसे दोनों एक दूसरे को क्योंकि भारत में जैसे मैंने बताया वहां 2 लाख के करीब भारतीय भी रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कोई यहाँ कोई क्राइम करे और वहां जाके बस गया है कुछ, तो उस तरह की सारी चीजों को आपस में सहयोग करने के लिए ये काफी मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण ये एक समझौता है दोनों देशों के बीच में। मंजू सेठ जी, आप किस तरह से देखती हैं इसको, खासकर ईडी और जो वहां की समकक्ष एजेंसी है उसके बीच में ये समझौता? क्योंकि इस टाइप के अग्रीमेंट जब साइन होते हैं दोनों एजेंसीज में, 2 देशों के एजेंसीज में, तो आपस का जो कोलैबोरेशन है बढ़ जाता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ जाता है। और कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, वहां जाके अगर बस जाता है तो वो पूरे कोऑपरेट करेंगे इंडिया के साथ। कोई एक्सट्रेडिशन का कोई मामला आता है या कोई और आगे चल के टेरर फाइनेंसिंग, अगर टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत एक बहुत रैम्पेंट हो गया है इस वक्त, और उसके जो रूट्स हैं वो सारे देशों के बीच में, यूरोप के बीच में से भी जाते हैं, और एक वो हवाला रूट भी जाता है यूरोप के थ्रू और दूसरे कंट्रीज के साथ भी। और साथ में FATF जो है वो बहुत इसमें सक्रिय है, और उसका जहाँ तक मुझे याद है मेंबर है FATF का। और ये जो अगर जो दोनों एजेंसीज की कोऑपरेशन होती है, कोलैबोरेशन होता है, तो एक बहुत इजीली, क्योंकि डायरेक्ट वो कांटेक्ट में है, तो बहुत इजीली बहुत मुद्दे ऐसे रिजॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं या टेरर फाइनेंसिंग का कुछ भी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है या हमारे पास आते हैं, इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देंगे। और या उनका कोई सिटीजन हमारे कंट्री में आके इवन इंडियन ओरिजिन भी होगा और यहाँ आके बस गया है टू अवॉइड वहाँ का जस्टिस सिस्टम, और सिमिलरली यहाँ से कोई जाके वहाँ बस जाए, तो दोनों देशों के बीच में ये समझौता होने से क्विक एक्शन और क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस किस्म के जो क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, टेरर फाइनेंसिंग की जो चीजें होती हैं, इनको बंद किया जाए, रोका जाए। और ऐसे जो अगर बायलैटरल एजेंसीज के बीच में होते हैं, तो फैसिलिटेट करता है इसको कि हम इनको टैकल कर सकें और रिजॉल्व कर सकें। जी हाँ, जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से 2026 में ये जो इटली की यात्रा अभी भी जारी है, आज दूसरा दिन है। इस दौरान भारत और इटली के संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाना, और 15 आउटकम हैं जो इस दौरे में तय किए गए हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट का है। इस पे भी किस तरह से आने वाले समय में समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत करेगा भारत की, इस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव इटली की यात्रा की। जिस तरह से 15 आउटकम्स रहे हैं, जैसे 15 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बड़े समझौते हुए हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 विशेष मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हमारे साथ जुड़े हैं। मंजू सेठ, हम ब्रेक पे गए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है भारत और इटली के बीच में। आप किस तरह से इसे देखती हैं? भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मजबूत करने जा रहा है ये समझौता? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास, जैसे हमने पहले भी कहा, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ्स हैं इस एरिया में। वो भी एक मैरीटाइम पावर है, और साथ में उनकी जो नेवल मैन्युफैक्चरिंग भी है उनके पास। पोर्ट्स के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी उनके पास काफी एक्सपर्टीज है। तो ये सब शेयर करने से, पार्टनरशिप होने से, हमारा जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, नेवल प्रिपेयर्डनेस जो है इन मैरीटाइम डोमेन, वो स्ट्रेंथन होता है। और हम देख रहे हैं कि दोनों देश एक मेडिटेरेनियन में, और अगर आईमेक की कॉरिडोर की बात हम लोगों ने बीच में की थी कि आईमेक भी इनके पोर्ट्स जो है, इटली का ट्रिस्टे पोर्ट जो है वहां तक एक्सपैंड करेगा। तो हमारे पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के वो जब एक सिमिलरिटी आएगी, एक इक्वली डेवलप्ड होगा फॉर कार्गो टू गो स्मूथली बिटवीन ऑन द आईमेक कॉरिडोर। और साथ में हम देख रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी काफी कोऑपरेशन चल रही है, लेकिन नेवीज के बीच में, लेकिन इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंट एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो साथ में हम कंडक्ट करते रहते हैं। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब उनकी जो सिस्टम्स हैं, नेवल सिस्टम्स, और हमारे उसके अगर साथ में हम लोग रेगुलरली इन टच रहें तो हम इकट्ठा जॉइंट पीस कीपिंग कह सकते हैं, या इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो पेट्रोलिंग होती है उसमें हम भाग ले सकते हैं, और लेते भी हैं काफी देशों के साथ। तो ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी आजकल हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और हॉर्मुज़ को देखते हुए तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारे जो कार्गो शिप्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल जितना ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सेफगार्ड करने के लिए हमें बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, और लेटेस्ट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी इसका काम आएगा। और सिक्योरिटी इन द मैरीटाइम जोन along the coast also, not only in the economic zone but along the coast, and also to ensure जो ओपन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको भी खुला रखने में साथ में पार्टनरशिप अगर करेंगे तो इट इज अ विन सिचुएशन फॉर बोथ साइड्स। प्रोफेसर साहब, आपसे अगर हम जानना चाहें, ये जो कोऑपरेशन MOU किया गया है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट को लेकर के, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, इटली के लिए भी? ये एक ऐसा एरिया है जिसमें ऑलरेडी हम काफी पहले सहयोग एक दूसरे से कर रहे हैं, और क्योंकि अब उसको और अपग्रेड कर रहे हैं हम सब चीजों को, तो इसके बारे में खास तवज्जो अभी मुझे लगता है दी गई है। अब ये है क्योंकि जैसे कल इटालियन प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसका बहुत महत्वपूर्ण सेंट्रल उसका स्थान है, उसी तरीके से मेडिटेरेनियन के अंदर इटली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अपना स्थान है। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि इंडो मेडिटेरेनियन जो एक तरीके से एक सहयोग भारत और इटली के द्वारा बन सकता है बहुत अच्छे तरीके से, उसमें हम दोनों आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो ये पूरा जो समझौता है, क्योंकि मैरीटाइम उनकी अपनी काफी कैपेसिटीज हैं, काफी उनके अपने बहुत पुराने सदियों से उनके पास, इटली के पास उसकी अपनी कैपेसिटीज है, अपना जो है तजुर्बा है। इसी तरीके से भारत जो है उसकी अपनी मैरीटाइम पावर है, हमारे अपने सारे जो एम्बिशंस हैं, सागर, महासागर और दूसरे सारे जो हमारे प्रोग्राम है, और विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर भी कैसे मैरीटाइम पावर को अपने आप को भारत प्रोजेक्ट कर रहा है, और उसके अंदर कैपेसिटीज को हम बहुत बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरीके से, चाहे वो सिविलियन कमर्शियल मैरीटाइम की बात कर रहे हैं या मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं,
और जो सी लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उसके अंदर, जैसे अभी स्टेट ऑफ हार्मूज की जो हालत हम जानते हैं, तो ये सारे जो नए नए अल्टरनेटिव्स जो उसके बारे में खोज रहे हैं, उसमें मैरिटाइम जो आपस में दोनों देश अगर मिलके काम करते हैं तो ये पूरे इलाके के लिए काफी उसका महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उसका योगदान हो सकता है। और जैसे एम्बेसडर कह रही थी, इसका जो एक आईमैक भी जो है वो भी एक अच्छी कड़ी हो सकती है हमारी आपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी का। और बिल्कुल जो है वो इटली जो है उसको काफी प्रमोट कर रहा है अपनी जो ट्रिस्टी की पोर्ट को, क्योंकि उनको लगता है कि वहां से पूरे सेंट्रल यूरोप के साथ जो है भारत एकदम तरीके से जुड़ सकता है और आगे मेडिटेरेनियन के रीजन से साथ भी। तो ये काफी ऐसा एरिया है जिसमें आने वाले समय में मुझे लगता है काफी तरक्की बन सकती है। और अभी मैंने वो पूरा देखा नहीं है, जो पूरा प्लान आपका 2025 और 2029 तक जो पूरा प्लान किया गया है, उसमें हो सकता है इसके बारे में और डिटेल में लिखा गया हो कि किस तरीके से ये सारी डिटेल आगे इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन दोनों देशों ने एक तरीके से एक इस पर्टिकुलर एरिया को माना है कि हमारी दोनों की कैपेसिटीज हैं, दोनों के पास अपनी एक्सपर्टाइज है। अगर हम दोनों मिलके इसके आगे में काम करेंगे तो दोनों देशों को इसका फायदा होगा और इसका फायदा दूसरे देश भी उठा सकते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में और समुद्री सुरक्षा या मैरीटाइम से जुड़े तमाम और ब्लू इकोनॉमी को मुख्य रूप से अगर हम पूरे एक तरह से उसमें बात करें तो ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सागर महासागर और पिछले 10 सालों में कई ऐसे बड़े काम हुए हैं। उसमें कई देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ और तमाम पश्चिम के देशों के साथ समझौते भी शामिल हैं। ऐसे में भारत की मौजूदा जरूरत क्या लगती है आपको? इन समझौतों से क्या ग्रीन, टिकाऊ और मॉडर्न पोर्ट्स की भारत की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की भारत की जरूरत है, भारत के पोर्ट्स को और उस आवाजाही को और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है, तो भारत की प्रायोरिटी इस दिशा में सबसे ज्यादा है क्या? हमारी प्रायोरिटी सबसे बड़ी इसके अंदर ये है, क्योंकि एक तो ये है कि अगर हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और एक बड़ा आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं तो हमारी मैरीटाइम पावर भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए हमारी। और उसके बाद क्योंकि अगर हमारा व्यापार बढ़ता है दुनिया के साथ और जो बढ़ रहा है, उस व्यापार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए भी आपके पास मैरीटाइम कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आप कुछ ऐसे इलाके में जहां पे आप खुद वो सुरक्षा दे सकते हैं, कुछ ऐसे इलाके में है जिसमें अगर मान लीजिए आपके जो दूसरे साथी हैं वहां पे वो ज्यादा मौजूद हैं, तो उनके साथ आप कोऑपरेट करके वहां पे भी अपने व्यापार को, अपने चीजों को, उसको सुरक्षा दे सकते हैं। जैसे पहले जब पायरेसी का मामला था अफ्रीका के अंदर, तो उसमें जो पूरा यूरोपीय संघ का जो अपना मिशन था, अटलांटा मिशन, इसके अंदर इटली भी शामिल था, बाकी जो मैरीटाइम पावर्स हैं यूरोप के अंदर, फ्रांस वगैरह, वो भी शामिल थे। और हम दोनों ने उसके अंदर भी साथ में मिलके भी उनके साथ काम किया था, क्योंकि अगर पायरेसी की वो दिक्कत थी तो वो दिक्कत पूरी दुनिया को थी। जो जिस भी किसी देश के वहां पे जहाज वहां से गुजर रहे थे तो वहां पे उनको सुरक्षा प्रदान करनी थी। तो सब अगर मिलके एक साथ जुड़ के अगर हमारे स्ट्रेटेजिक जो है कन्वर्जेंस बाकी चीजों में हो रहा है, तो व्यापार का है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो और जो पूरे सी लेन्स और कम्युनिकेशन उसको ओपन रखने का मामला हो, तो इन सब चीजों में और क्योंकि आप जो उन्होंने ब्लू इकोनॉमी की बात की, तो उसके अंदर ये भी है क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो सारी अर्थव्यवस्था जिसका दारोमदार समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर है, उसको कैसे अगर हम सस्टेनेबल बना पाए, कैसे वहां से जो है लोगों को रोजगार पैदा कर सके, और कैसे जो है वो इनफैक्ट ग्रीन शिपिंग की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर शिपिंग भी चलती है तो उसके अंदर से भी एक तरीके से क्लाइमेट को नुकसान होता है, तो वो भी अलग किस्म की शिपिंग की बात की जा रही है। तो उन सब चीजों के बारे में यूरोप में भी, इटली में भी काफी जो नए तजर्बे हो रहे हैं। ठीक है सर, एक और वहां पर महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है दोनों देशों के बीच में, और भारत हमेशा अपने किसानों का हित देखता है, उसको लेकर के यहाँ पर एक एमओयू हुआ है, उसको लेकर के अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है?
ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हो चुकी है। कई सारे MOU वहां पर हो चुके हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मंजू सेठ हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। उसके अलावा प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। मंजू सेठ जी, अगर हम बात करें तो भारत हमेशा अपने किसानों का हित देखता है और यहाँ पर एक MOU हुआ है जिसमें द्विपक्षीय सहयोग, कृषि में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के ये MOU हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय किसान हैं उनको वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ का ज्ञान है कृषि को लेकर के और स्किल जो है उसका फायदा मिलेगा और सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करने में इससे काफी मदद मिलेगी। ये कितना महत्वपूर्ण MOU दोनों देशों के बीच में? ऑलरेडी आई थिंक एक MOU था ऑलरेडी इटली और भारत के बीच में, लेकिन इसको और एक इम्पेटस दिया गया, एक और फोकस दिया गया फिर से कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं बहुत एफिशिएंट हुए और बहुत उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है हर एक चीज़ में, हर एक प्रोडक्ट की। तो इसलिए उसको कैसे हमारे देश में कैसे उसको अडेप्ट किया जा सकता है उनकी टेक्नोलॉजीज को और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करने के लिए, प्लस मेथडोलॉजी, फार्मिंग मेथडोलॉजीज। और लेकिन एक जो चीज़ इसमें है, वहाँ पे जो फार्मिंग है बहुत बड़े फार्म्स में होती है, बहुत बिग लेवल पे होती है। या इंडिया में तो छोटे स्मॉल फार्म होल्डर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ अडेप्ट किया जा सकता है। उनके जो मिड लेवल कंपनीज है, जो मशीनरी है स्मॉल फार्मर्स के लिए, वो वहाँ से यहाँ बना भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि कैसे उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो MOU है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज भी हैं और हमारा बहुत वेस्टेज बहुत होता है और वहाँ उन्होंने बहुत एफिशिएंट एक सिस्टम बना लिया है, उनका वेस्टेज बहुत कम है, फ्रॉम द फार्म टू द फोक जैसे कहते हैं, डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, उससे बहुत कम वेस्टेज होता है उसके मुकाबला, इंडिया के मुकाबले। तो और स्टोरेज फैसिलिटीज और हर एक जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है मिड लेवल के ऊपर स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए, उससे हम इसमें फायदा उठा सकते हैं। दोनों देशों के बीच में अगर कोलैबोरेशन और बढ़ेगा इस सेक्टर। सचदेवा जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस MOU को लेकर के? जी, जैसे अम्बेसडर साहब ने कहा, एक तो ये है कि जो यूरोप की जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल अलग किस्म की एग्रीकल्चर है। ये बात सही है कि उनके टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी विकसित हैं, काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। एक तो बड़े हैं, दूसरी बात है कि जितनी सब्सिडी शायद एग्रीकल्चर की वहाँ के किसानों को मिलती है, हमारे किसानों को उतनी नहीं मिल पाती है। ये पूरी इसके बारे में बहुत स्टडीज हो चुकी हैं। तो ये एक मुद्दा रहा है, इसीलिए जो है जब हमारा व्यापार का भी समझौता हुआ था तो हमने अपने एग्रीकल्चर अलग कर लिए थे, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर अपना प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन ये समझौता वो व्यापार के बारे में नहीं है, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में है जो भारत में भी हम कुछ ऐसी विकसित कर रहे हैं। हमारे जो अपने पूरे जो स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो उनको वो भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है जो वहाँ पे उन्होंने काफी कुछ अपने खासतौर से जो फलों के मुताबिक और या वाइन इंडस्ट्री है वहाँ की कितनी मजबूत बन चुकी है, बढ़िया, और बाकी सब चीजें हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी हैं शायद जो हम धीरे धीरे अभी डेवलप कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी अपना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज वहाँ पे हैं, और कुछ ऐसी जो एग्रो